नमस्कार, स्वागत है आपका द कुलीन शो में। मैं हूं अंकिता नेगी। सीरिया के आसमान पर मंडराते तुर्की और इजराइल के लड़ाकू विमान। मिस्र में फ्रांसीसी राफेल से टकराता चीन का सबसे घातक J-16 फाइटर जेट और नेपाल के रसुआ में उठी हिमालयी सुनामी की बर्फीली प्रलय, जिसने भारत तक रेड अलर्ट बजा दिया है। दूसरी तरफ वॉशिंगटन से सीधे मॉस्को पहुंचे अमेरिकी बोइंग विमान की 8 घंटे की सीक्रेट जासूसी डील और ट्रंप के एक फैसले से दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में वीजा स्लॉट्स का ठप पड़ना और साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान और ओमान की गुप्त शांति वार्ता से वैश्विक तेल बाजार में हलचल मची। आज द कुलीन शो में होगी महाशक्तियों के इन 6 सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चक्रव्यूहों पर बेबाक आक्रामक और परत दर परत पड़ताल। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बुलेटिन। 47 साल से लगा आतंकवाद का दाग हटने और 345 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण के बीच आज सीरिया, तुर्की और इजराइल की सीधी जंग का नया अखाड़ा बन चुका है। सोचिए, अमेरिका के टेरर लिस्ट से नाम हटाते ही और कुर्दिश SDF लड़ाकू के आत्मसमर्पण के बाद जहां सीरिया की आजादी का जश्न मनाना चाहिए था, वहीं अबू अल दुहूर एयरबेस पर इजरायली मिसाइल हमलों ने मिडिल ईस्ट में तुर्की और इजराइल के बीच प्रॉक्सी वॉर को बिगल बजा दिया। आपने कभी सोचा है कि जिस सीरिया ने बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद शांति की उम्मीद लगाई थी, वही देश अचानक तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन और इजरायली प्रधानमंत्री के बीच सीधी जंग का नया मैदान क्यों बन गया? जवाब है क्षेत्रीय वर्चस्व, सीरियाई सीमाओं पर सेना की मौजूदगी और मध्य पूर्व का नया पावर गेम। हाल के दिनों में सीरिया के भीतर 2 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। पहला है, अमेरिका ने साल 1969 से यानी पिछले 47 सालों से सीरिया पर लगे स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का प्रतिबंध आधिकारिक तौर पर हटा दिया। दूसरा है, नॉर्थ ईस्ट सीरिया पर कब्जा रखने वाले अमेरिकी समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के संगठन सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी कि SDF ने खुद को भंग करके सीरियाई सेना में विलय का ऐलान कर दिया। सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल-शर के लिए यह बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है, लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। उत्तरी सीरिया की सीमाओं से कुर्दिश लड़ाकों का हटना तुर्की के लिए सबसे बड़ी राहत की बात थी, क्योंकि अंकारा लंबे समय से इन्हें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहा था। और सीरिया में नई सरकार का खुलकर समर्थन कर रहे एर्दोगन न केवल सीरिया में राजनीतिक स्थिरता चाहते थे, बल्कि अपने देश में मौजूद 30 लाख से अधिक सीरियाई शरणार्थियों को वापस उनके वतन भेजना चाहते हैं। लेकिन तुर्की के इस बढ़ते दबदबे ने तेल अवीव यानी कि इजराइल के कान खड़े कर दिए हैं। इजराइल 1967 के युद्ध के बाद से ही गोलान हाइट्स पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और वो अपनी उत्तरी सीमा पर तुर्की की किसी भी सैन्य मौजूदगी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और इसी बौखलाहट में इजराइल ने उत्तरी सीरिया के अबू अल दुहूर एयरबेस पर अचानक भीषण मिसाइल हमला कर दिया। इजराइल को डर था कि तुर्की इस एयरबेस का इस्तेमाल अपने मिलिट्री हब के रूप में करने जा रहा है। इजरायली हमलों के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का कड़ा और आक्रामक बयान सामने आया है। एर्दोगन ने सीधे तौर पर ललकारते हुए कहा कि तुर्की अपने पड़ोसियों की मदद से कभी पीछे नहीं हटेगा, चाहे इसके लिए किसी भी ताकत के मंसूबे ध्वस्त क्यों ना करना पड़े। तुर्की का कहना है कि वे क्षेत्रीय शांति के लिए काम कर रहे हैं और किसी भी खूनी नेटवर्क के दबाव में नहीं आएंगे। दूसरी तरफ सीरियाई अर्थव्यवस्था की बात करें तो युद्ध में तबाह हुए इस देश को दोबारा खड़ा करने के लिए 140 अरब डॉलर से लेकर 345 अरब डॉलर के विशाल बजट की जरूरत है। अमेरिकी बैन हटने से अंतर्राष्ट्रीय निवेश और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का रास्ता तो साफ हुआ है, लेकिन तुर्की और इजराइल की ये प्रॉक्सी जंग सीरिया के पुनरुत्थान पर फिर से संकट के बादल मंडरा रही है। ग्लोबल बिसात पर सीरिया की ये जंग अब केवल गृह युद्ध के बाद की स्थिति नहीं, बल्कि मध्य पूर्व में तुर्की और इजराइल के बीच 21वीं सदी के सबसे बड़े सैन्य और राजनीतिक प्रभुत्व के सबसे खतरनाक पटकथा बन चुकी है। सीरिया में तुर्की इजराइल की प्रॉक्सी जंग और 47 साल बाद
अमेरिका ने इस बैन को भी हटाया है। आज द कुलीन शो में इसी पर चर्चा करेंगे और अब आपको लेकर चलते हैं सीधा वैश्विक रक्षा समर और आसमान के उस सबसे भयंकर बिसात पर, जहां मिस्र के लाल सागर के ऊपर चल रही एक मिलिट्री एक्सरसाइज ने अचानक नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन और पेरिस तक सुरक्षा एजेंसियों के होश क्यों उड़ा दिए हैं। जवाब है आसमान के दो सबसे बड़े और घातक शिकारी फाइटर जेट्स के बीच पहली बार आमने सामने की लाइव डॉग फाइट। तो आइए द कुलीन शो में रिकॉर्ड करते हैं आसमान के दो सबसे बड़े शिकारियों के इस लाइव डॉग फाइट को। मिस्र के आसमान पर जहां 6000 किलोमीटर दूर आकर चीन ने एक ऐसा सामरिक दांव खेला है जिसने नई दिल्ली से लेकर पेरिस तक रक्षा विशेषज्ञों की नींदें उड़ा दी है। मिस्र के आसमान में गरजते चीनी J-16 और फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट्स और दूर दिल्ली में बैठकर इस वॉर गेम का एक एक सेकंड ट्रैक करता भारतीय रक्षा मंत्रालय। सोचिए, पहली एशिया से बाहर निकलकर चीन का सबसे एडवांस्ड J-16 फाइटर जेट जब मिस्र के राफेल जेट से आसमान में सीधे डॉग फाइट लड़ा रहा है, तो क्या बीजिंग भारतीय वायुसेना के सबसे घातक हथियार राफेल की सीक्रेट कमियों को डिकोड करने की कोशिश में है? मिस्र के रेगिस्तान और आसमान में चीन और मिस्र की वायुसेना के बीच ईगल्स ऑफ सिविलाइजेशन नाम से अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त युद्धाभ्यास चल रहा है और इसी एक्सरसाइज में चीन ने अपने सबसे घातक 4.5 जनरेशन के J-16 फाइटर जेट्स को मैदान में उतारा है। तो वहीं मिस्र अपनी वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले फ्रांसीसी राफेल जेट्स के साथ चीनी ड्रैगन को चुनौती दे रहा है। आंकड़ों और सामरिक हकीकत को समझिए, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। अब चीन का J-16 फाइटर जेट एशिया की सीमाओं से बाहर निकलकर 6000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 4 देशों और एक्टिव वॉर जोन के ऊपर से मिड एयर रिफ्यूलिंग के जरिए मिस्र पहुंचा है। लेकिन पश्चिमी दुनिया और भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के कान तब खड़े हुए जब चीन ने पश्चिमी दुनिया के सबसे एडवांस राफेल जेट के साथ BVR यानी कि बॉयंट विजुअल रेंज मिसाइल अटैक और क्लोज रेंज डॉग फाइट का लाइव सिमुलेटेड अभ्यास शुरू किया। भारतीय वायुसेना के नजरिए से यह घटनाक्रम बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भारत के पास इस वक्त 36 राफेल फाइटर जेट्स एक्टिव सर्विस में है। इसमें 114 और राफेल का ऑर्डर लाइन में है और भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल M खरीदे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने वाला राफेल भारत का सबसे मजबूत हवाई कवच है। ऐसे में चीन द्वारा मिस्र के राफेल जेट्स के साथ क्लोज रेंज में वॉर गेम्स खेलना सीधे तौर पर भारतीय राफेल की खूबियों, रडार सिग्नेचर और कमियों का डेटा चुराने या उसे डिकोड करने की सोची समझी चाल मानी जा रही है। तकनीकी तुलना करें तो चीन का J-16 रूस की सुखोई 27 का अपग्रेडेड और कॉपीड वर्जन है, जिसमें 2 पायलट बैठते हैं और इसका रडार 200 किलोमीटर की दूरी से एक साथ 20 टारगेट ट्रैक कर सकता है। चीन के पास ऐसे 350 से ज्यादा जेट्स हैं। दूसरी तरफ फ्रांस का डसॉल्ट राफेल एक वर्सटाइल ऑलराउंडर फाइटर जेट है जो एयर टू एयर कॉम्बैक्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने में माहिर है। हालांकि इस वॉर गेम में किस जेट ने किसे रडार लॉक करके मार गिराया, इसका डेटा दोनों ही देशों ने बेहद सीक्रेट रखा है। सैन्य विशेषज्ञों का साफ मानना है कि भले ही मिस्र के राफेल जेट्स की कॉन्फ़िगरेशन, रडार कोड और वेपन सिस्टम भारतीय राफेल से बिल्कुल अलग हो, लेकिन चीन का 6000 किलोमीटर दूर जाकर अफ्रीका के मुहाने पर पश्चिमी तकनीक के सामने शक्ति प्रदर्शन करना यह साबित करता है कि PLA एयरफोर्स अब ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन के लिए तैयार हो रही है। ग्लोबल बिसात पर मिस्र के आसमान में छिड़ा ये जंग अब केवल एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि 21वीं सदी में भारत और चीन के बीच संभावित हवाई युद्ध के लिए डेटा जुटाने की सबसे खौफनाक और एक रणनीतिक चाल बन चुकी है। भारतीय राफेल का सीक्रेट डेटा है,
लेकिन चीन इसको चुराने में जुटा हुआ है। अब आसमान की सामरिक घेराबंदी के बाद अब रुक करते हैं हिमालय की उन शांत वादियों का, जहां अचानक उठी एक जल प्रलय ने नेपाल से लेकर भारत के यूपी और बिहार तक को हिलाकर रख दिया है। देखिए, त्रिराष्ट्रीय आपदा की वो खौफनाक दास्तान जो प्रकृति का सबसे बड़ा चेतावनी सिग्नल बन चुकी है। हिमालय के सीने पर अचानक उठी तबाही की 6 मीटर ऊंची बर्फीली लहरें और करीब 170 मौतों के साथ 1500 से ज्यादा लापता भारतीयों के दिल दहला देने वाले इस त्रिराष्ट्रीय आपदा पर द कुलीन शो में परत दर परत खोलते हैं इस महाआपदा की पूरी फाइल। नेपाल के रसुआ में तिब्बत बॉर्डर के पास जब एक साथ भूकंप, हिमस्खलन और झील टूटने से हिमालय सुनामी आए तो मिनटों में नदियां उफान पर आ गई, सड़कें बह गई और पूरे इलाके का संपर्क दुनिया से कट गया। अब यह तबाही नेपाल से निकलकर भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश तक दस्तक दे चुकी है। क्या आपने कभी सोचा है कि माइनस तापमान और शांति के लिए मशहूर नेपाल का लॉन्ग टॉन्ग ट्रैक अचानक सैकड़ों पर्यटकों के लिए मौत का फंदा कैसे बन गया? जवाब है भूकंप और ग्लेशियर टूटने से आई जल प्रलय। नेपाल, चीन जिसने भारत को एक साथ हाई अलर्ट पर खड़ा कर दिया है। नेपाल के रसुआ जिले में बुधवार की सुबह करीब 9 बजे भोटेकोशी नदी में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने तांडव मचा दिया। शुरुआती जांच की माने तो तिब्बत सीमा के पास आए भूकंप या ग्लेशियर झील फटने के कारण पहाड़ियों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिससे नदी का रास्ता रुक गया। जैसे ही पानी का भारी दबाव बढ़ा, मलबा और बर्फ का प्राकृतिक बांध टूट गया और 5 से 6 मीटर ऊंची विनाशकारी लहरें पहाड़ियों से नीचे की तरफ झपट पड़ी। आपदा की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस हादसे में अब तक 95 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग अब भी लापता है। लॉन्ग टॉन्ग ट्रैक, स्याप्रू बेसी जैसे प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट से 341 विदेशी पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन और मलेशिया के पर्यटकों के साथ साथ 100 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल है। मानसरोवर यात्रा पर गए कई श्रद्धालु भी इस जल प्रलय की चपेट में आए हैं। नेपाल की सेना और बचाव दल हेलीकॉप्टरों के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं, लेकिन खराब मौसम और संकरी घाटियों के कारण सेना के चॉपर लैंड नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ तिब्बत की सीमा में भी भूस्खलन से भारी तबाही हुई है, जहां चीनी मीडिया के मुताबिक 265 से ज्यादा लोग लापता है। यानी ये आपदा अब नेपाल, भारत और चीन तीनों देशों का साझा संकट बन चुकी है। इस प्रलय का सीधा असर अब भारत पर दिखने लगा है। भोटेकोशी नदी का ये पानी त्रिशूली और नारायणी नदी से होता हुआ भारत की गंडक नदी में प्रवेश कर चुका है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 दरवाजे खोल दिए गए हैं और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। कूटनीतिक मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात करके हर संभव मदद का भरोसा दिया है। भारतीय वायुसेना के C-17 और C-130 हरक्यूलिस विमान राहत सामग्री और रेस्क्यू टीमों के साथ नेपाल रवाना होने के लिए स्टैंड बाय पर है, लेकिन काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने अपनों की तलाश में भटक रहे परिवारों के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। ग्लोबल और क्षेत्रीय बिसात पर प्राकृतिक आपदा ने नेपाल के लोगों को एक दंश दे दिया है। 3 पड़ोसी देशों के लिए रियल टाइम अर्ली वार्निंग सिस्टम और हिमालयी पर्यावरण सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी चेतावनी बन चुकी है। नेपाल में प्रलय में 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता है, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं कुदरत के इस तांडव के बीच हम बात करते हैं अब सुपर पावर, कूटनीति और वॉशिंगटन के सबसे बड़े गुप्त ऑपरेशन की। आंकड़ों और टाइमलाइन को यदि हम समझे जोड़ेंगे तो अमेरिका की इस दोहरी नीति का सच सामने आएगा, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया है। वॉशिंगटन से सीधे मॉस्को पहुंचे अमेरिकी बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर विमान का रहस्यमय लैंडिंग और
CIA चीफ की 8 घंटे की सीक्रेट मॉस्को विजिट, जिसने वैश्विक कूटनीति में खलबली मचा दी है। आखिर सुपर पावर्स के इस गुप्त मिशन से दुनिया में क्या तूफान आने वाला है? आखिर क्या है CIA चीफ के सीक्रेट दौरे का असली सच? आइए डिकोड करते हैं द कुलीन शो के इस खास रिपोर्ट में। सोचिए, एक तरफ भारत और चीन पर रूसी तेल खरीदने के नाम पर 100% टैरिफ की धमकी देने वाला अमेरिका खुद रूस से हर महीने $215 मिलियन का व्यापार कर रहा है, और दूसरी तरफ उसके जासूसों के मुखिया जॉन रैटक्लिफ सीक्रेट मिशन पर रूसी खुफिया एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। एक तरफ दुनिया के सामने जंग भड़काने के दावे, तो दूसरी तरफ मॉस्को में बंद कमरों के भीतर सीक्रेट डीलिंग। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA का ये कदम, जहां क्या आपने कभी सोचा है कि जब अमेरिकी जासूस एजेंसियां CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ बिना किसी आधिकारिक ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस के अचानक मॉस्को पहुंचते हैं, तो वॉशिंगटन के इस चाल के पीछे असली मकसद क्या है? जवाब है यूक्रेन युद्ध का बदलता समीकरण, कैदियों की अदला बदली और अमेरिकी दोहरे रवैये की पोल खुलना। घटनाक्रम की कड़ियों को समझिए। मंगलवार की सुबह रूसी टेलीग्राम चैनलों पर मॉस्को के आसमान में अमेरिकी वायुसेना के बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर और उसके बाद शहर में जा रहे राजनयिक नंबर प्लेट वाले काफिले की तस्वीरें वायरल हुई। शुरुआत में क्रेमलिन ने किसी भी अमेरिकी सैन्य विमान की जानकारी होने से इनकार किया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अमेरिकी मीडिया और फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा ने पुष्टि कर दी कि CIA प्रमुख जॉन रैटक्लिफ वॉशिंगटन के मैरीलैंड एयरबेस से लातविया होते हुए मॉस्को पहुंचे थे। मॉस्को में बिताए 8 घंटों के दौरान CIA चीफ ने रूसी खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सीक्रेट बैठक की। हालांकि क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने साफ किया है कि जॉन रैटक्लिफ की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कोई सीधी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन पुतिन को इस मुलाकात का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि इस सीक्रेट यात्रा के दौरान अमेरिका ने यूक्रेन को मॉस्को पर किसी भी तरह के मिसाइल या ड्रोन हमले रोकने के सख्त निर्देश दिए थे। इस गुप्त दौरे के पीछे 3 बड़े रणनीतिक कारण अब सामने आ रहे हैं। पहला यह है कि यूक्रेन युद्ध में संभावित बड़ा हमला, यूरोप में नाटो ठिकानों पर बढ़ते रूसी हमलों और पुतिन द्वारा नए सैन्य लामबंदी के अंदेशे के बीच अमेरिका युद्ध को बेकाबू होने से रोकना चाहता है। दूसरा कारण, रूस में बंद अमेरिकी कैदियों की रिहाई के लिए खुफिया बातचीत। और तीसरा कारण, शीतकालीन ऊर्जा संकट से पहले रूस और यूक्रेन के बीच पर्दे के पीछे शांति वार्ता का रास्ता तैयार करना। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास वॉशिंगटन का दोहरा रवैया है। 4 महीने में ही अमेरिकी सीनेट ने भारत और चीन पर रूसी ऊर्जा खरीदने के नाम पर 100% टैरिफ लगाने का बिल पेश किया है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका खुद रूस से हर महीने $215 मिलियन यानी कि सालाना $3 अरब मूल्य का उर्वरक, यूरेनियम और रसायन खरीद रहा है। अगर यही सीक्रेट दौर भारत या फिर चीन के खुफिया प्रमुख ने मॉस्को में किया होता ये दौरा, तो वॉशिंगटन तुरंत पाबंदियों की धमकी देने लगता। अमेरिका का ये दोहरा मानदंड साबित करता है कि जब बात अपने राष्ट्रीय हितों की आती है, तो अमेरिका सारे नियम कानून ताक पर रख देता है। ग्लोबल बिसात पर CIA प्रमुख का ये गुप्त मॉस्को दौरा अब केवल एक खुफिया मिशन नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक व्यापार, दोहरे रवैये और सुपर पावर्स के बीच जारी पर्दे के पीछे की सबसे खतरनाक पटकथा बन चुकी है। यूएस ने यूक्रेन को मॉस्को पर हमला करने से सीधे रोक दिया है, तो वहीं भारत पर टैरिफ लगाने की धमकी भी सीधे दे दी गई है। मॉस्को में बंद कमरों की इस सीक्रेट डील से बाद अब बात करते हैं वॉशिंगटन के उस एक फनपार की, जिसने भारत से लेकर पूरी दुनिया के IT प्रोफेशनल्स, छात्रों और युवाओं की रातों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में वीजा अपॉइंटमेंट्स पर अचानक लगा ब्रेक,
और H-1B वीजा पर $1 लाख की फीस का वो झटका जिसने भारतीय IT प्रोफेशनल्स को छात्रों की कमर तोड़ती है। सोचिए, वॉशिंगटन ने ट्रेनिंग का बहाना बनाकर पूरे ग्लोब में 1 सितंबर तक वीजा स्लॉट्स रद्द कर दिए हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप कोच के फैसलों को दरकिनार कर अमेरिका का दरवाजा दुनिया के लिए हमेशा के लिए बंद करने की साजिश रच रहे हैं? तो आइए अमेरिकी वीजा सिस्टम पर ट्रंप के इस सबसे बड़े प्रहार को परत दर परत बेनकाब करते हैं सिर्फ द कुलीन शो पर। बिना किसी पूर्व सूचना के दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों का ठप पड़ जाना और लाखों वीजा आवेदकों का अचानक अधर में लटक जाना। जी हाँ, वॉशिंगटन से जारी एक फरमान ने पूरी दुनिया के दूतावासों में हड़कंप मचा दिया है। ट्रंप प्रशासन ने भी एक झटके में पूरी दुनिया के अमेरिकी दूतावासों में सभी वीजा अपॉइंटमेंट्स को 1 सितंबर तक के लिए कैंसिल कर दिया है। वॉशिंगटन का कहना है कि उनके काउंसलर अधिकारियों को इंटेंस ट्रेनिंग पर भेजा गया है ताकि अमेरिका की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने वाले संदिग्ध विदेशी आवेदकों को पहले ही स्टेज पर छांटा जा सके। लेकिन जानकारों की माने तो कोर्ट से लगे झटकों के बाद ये वीजा प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा करने की ट्रंप की सोची समझी रणनीति है। सबसे बड़ा झटका टेक इंडस्ट्री और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की रीढ़ माने जाने वाले H-1B वीजा को लगा है। ट्रंप सरकार ने नए H-1B वीजा आवेदकों के लिए $1 लाख से अधिक की भारी भरकम फीस चुकाने का नया फरमान जारी कर दिया है। हालांकि अमेरिकी अदालतें इस फीस को पहले ही अवैध घोषित कर चुकी हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने निचली अदालतों के स्टे के बावजूद इस नियम को आक्रामक रूप से लागू करने की जिद पकड़ ली है। अब यह हमला केवल IT प्रोफेशनल्स पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और पत्रकारों की भी रातों की नींद उड़ चुकी है। ट्रंप प्रशासन ने छात्र और एक्सचेंज वीजा की अधिकतम सीमा घटाकर 4 साल कर दी है, जबकि पत्रकारों का वीजा घटाकर महज 240 दिन और चीनी पत्रकारों के लिए तो इसे सिर्फ 90 दिनों तक सीमित कर दिया गया है। नतीजतन अमेरिका में विदेशी छात्रों की एंट्री प्री पैंडेमिक स्तर से 24% तक गिर चुकी है और 2024 में 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स वीजा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अब भारत जैसे देशों में अमेरिका का वीजा अपॉइंटमेंट पाने के लिए आवेदकों को एक साल से ज्यादा लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। आप सभी शर्तें पूरी करते हो, फीस भी आप भरने को तैयार हो, फिर भी अगर वॉशिंगटन आपको वीजा नहीं देना चाहता तो वो बैक एंड से सिस्टम ही ठप कर देगा। वैश्विक बिसात पर डोनाल्ड ट्रंप का ये वीजा क्रैकडाउन अब केवल एक प्रशासनिक ट्रेनिंग का मामला नहीं है, बल्कि अमेरिकी वर्कफोर्स और ग्लोबल टैलेंट पर कब्जा जमाने की 21वीं सदी की सबसे खतरनाक और आक्रामक पटकथा बन चुकी है। तो यह था वॉशिंगटन का वो जीरो इमिग्रेशन, जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के युवाओं, IT प्रोफेशनल्स और छात्रों के सपनों पर अनिश्चितता का ताला लगा दिया है। अब देखना यह होगा कि अमेरिकी अदालतों का अगला कदम क्या होने वाला है, अमेरिकी अदालतों का अगला कदम क्या रहने वाला है और वॉशिंगटन के इस वीजा नाकेबंदी का ग्लोबल इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि H-1B वीजा को रद्द कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा झटका यहाँ पर लगा है। वीजा नाकेबंदी के इस बड़े झटके के बाद अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक नस हॉर्मुज जलजमरू मध्य की तरफ, जहां अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान और ओमान ने एक ऐसी चाल चली है जिससे ग्लोबल ऑयल मार्केट में हड़कंप मच गया है। दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज जलजमरू मध्य से आई एक राहत भरी खबर और ईरान ओमान की गुप्त वार्ता के बाद वैश्विक क्रूड ऑयल की बात भी करेंगे, क्योंकि इसमें बड़ा गिरावट आया है। सोचिए, दुनिया की कुल 20% तेल आपूर्ति को ठप करने वाले हॉर्मुज रास्ते को खोलने के लिए तेहरान और मस्कट के बीच नई डील का खाका तैयार हो चुका है। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियों और अमेरिकी धमकियों के बावजूद मिडिल ईस्ट का ये समुद्री गलियारा फिर से बहाल होने जा रहा है? आखिर क्या है ओमान और ईरान के
इस नए शिपिंग कॉरिडोर का असली सच? आइए डिकोड करते हैं द कुलीन शो की इस खास रिपोर्ट में। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तेहरान पर अब तक के सबसे बड़े कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की चेतावनी है, तो दूसरी तरफ ओमान और ईरान के बीच तेहरान में हुई सीक्रेट मीटिंग के बाद वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में अचानक आई बड़ी राहत। जी हां, ओमान के विदेश मंत्री की तेहरान यात्रा के बाद दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापारिक मार्ग हॉर्मुज जलडमरू मध्य को आंशिक रूप से खोलने की योजना पर सहमति बनती दिख रही है। घटनाक्रम के मैप और टाइमलाइन को जरा समझिए। युद्ध की वजह से हॉर्मुज रास्ते पर जहाजों की आवाजाही लगभग पूरी तरह ठप हो चुकी थी, जिसके कारण 500 से ज्यादा व्यापारिक जहाज और 6000 से अधिक नाविक समुद्र में फंसे हुए थे। इस रास्ते से गुजरने वाली तेल की आपूर्ति घटकर आधी रह गई थी, लेकिन अब ईरान और ओमान ने 11 किलोमीटर चौड़े एक विशेष राउंड ट्रिप हाईवे कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है, जो फारस की खाड़ी से शुरू होकर ईरानी नियंत्रण वाले पानी के रास्ते ओमान के मुंसेंडम क्षेत्र से गुजरते हुए ओमान की खाड़ी से निकलेगा। हालांकि इस रास्ते को खोलना इतना आसान भी नहीं है। तेहरान ने साफ शर्त रखी है कि अमेरिका को हॉर्मुज क्षेत्र से अपनी सैन्य मौजूदगी पीछे हटानी होगी और जून में हुए युद्ध विराम समझौते की शर्तों का पालन करना होगा। वहीं दूसरी तरफ अब डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना ने हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से सभी समुद्री बारूदी सुरंगों को साफ कर दिया है और चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने दोबारा खदानें बिछाए तो उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। इस कूटनीति हलचल का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार पर देखने को मिला है। वैश्विक मानक ब्रेंट क्रूड की कीमतें घटकर $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई हैं, जो एक हफ्ते का सबसे निचला स्तर है। व्यापारियों को उम्मीद जगी है कि यदि ये समुद्री रास्ता आंशिक रूप से भी खुलता है तो दुनिया भर में जारी एनर्जी संकट से कुछ हद तक राहत मिल सकेगी, लेकिन जानकार इसे केवल एक अस्थायी राहत मान रहे हैं। दुनिया के 4 प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों की बात करेंगे तो अमेरिका, ईरान, तनाव, रूस, यूक्रेन युद्ध और लीबिया संकट की वजह से लगातार बाधित चल रहे हैं। ये चारों क्षेत्र रोजाना 4.5 करोड़ बैरल तेल का निर्यात करते हैं, जो दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का लगभग 43% हिस्सा है। ऐसे में जब तक वॉशिंगटन और तेहरान के बीच स्थायी समझौता नहीं होता, तब तक ग्लोबल सप्लाई चेन पर संकट के बादल मंडराते रहेंगे। मिडिल ईस्ट के समुद्री मोर्चे पर ईरान और ओमान का ये नया कॉरिडोर अब केवल तेल आपूर्ति का मामला नहीं, बल्कि अमेरिकी धमकियों के बीच अपनी संप्रभुता और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाने की 21वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक लड़ाई बन चुकी है। तो ये थी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी वो बड़ी रिपोर्ट, जिसने दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को थोड़ी राहत जरूर दी है, लेकिन वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का यह संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना यही होगा कि ओमान का ये मध्यस्थता फॉर्मूला क्या रंग लाता है और अमेरिका इस नए कॉरिडोर पर क्या रुख अपनाता है। तो ये थी सीरिया की सीमाओं पर छड़ी प्रॉक्सी जंग से लेकर मिस्र के आसमान में लड़ाए गए चीनी J-16 और फ्रांसीसी राफेल के दाव पेच। नेपाल में आई उस त्रिराष्ट्रीय प्रलयकारी सुनामी से लेकर वॉशिंगटन और मॉस्को के बंद कमरों की गुप्त जासूसी डील और ट्रंप के एक झटके से ठप पड़े ग्लोबल वीजा सिस्टम के साथ साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य की समुद्री बिसात की पूरी इन-डेप्थ फाइल्स। दुनिया की महाशक्तियों के ये मोहरे चाहे वॉशिंगटन में बदल जाए, मॉस्को में चली जाए या फिर मिडिल ईस्ट के बारूदी अखाड़े में हर कूटनीतिक चक्रव्यूह, रक्षा गलियारों के सबसे बड़े सीक्रेट्स, भू राजनीतिक उथल पुथल और ग्लोबल मार्केट्स में मंडराते संकट का बेबाक, सटीक और सबसे आक्रामक प्रताल इसी तरह लाते रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्दे के पीछे के असली सच और हर बड़े घटनाक्रम के एक्सक्लूसिव विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहे। आज के द कुलीन शो में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। देखते रहें TV 100।